चलो, वेलकम एवरीवन। इन टुडेज सेशन विल सी अबाउट द रॉ वाटर ट्रीटमेंट। हाँ, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। हमने डिमांड देख लिया, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग देख लिया, उसके बाद सोर्सेज ऑफ वाटर देखा था, फिर वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स देख लिया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं रॉ वाटर ट्रीटमेंट की ओर। तो आज के लेक्चर में रॉ वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। तो चलो, ट्रीटमेंट हम करते क्यों है पहले ये समझो। क्या होता है कि जो भी हमारे सोर्स से पानी हमें मिलेगा, है ना, वो पानी में डिजायर्ड प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, डिजायर्ड क्वालिटी नहीं होगी जो हमारे रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है। तो यानी कि एडिशन करना उन डिजायर्ड प्रॉपर्टीज का और रिमूवल करना अनडिजायर्ड प्रॉपर्टीज का उस सैंपल ऑफ वाटर में से, उसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है ना। तो एक फ्लो चार्ट है यहाँ पे, उससे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यहाँ मान लो कि सोर्स से पानी आता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का, वो क्या होता है, स्क्रीनिंग करना। पहला क्या होता है, ये स्क्रीनिंग करना। सेकेंड प्रोसेस, स्क्रीनिंग करके हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद एरेशन करते हैं। एरेशन, ठीक है ना। सेकेंड होता है एरेशन करना। डिफरेंट एरेटर्स यूज होते हैं एरेशन करने के लिए, आगे हम देखेंगे। थर्ड क्या होता है, उसके बाद सेडिमेंटेशन करते हैं। पर कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा इनफ्लो है उसमें फाइन सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से हमें कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन करते हैं। अगर मान लो कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन भी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। बस सेडिमेंटेशन करेंगे तो उसे कहेंगे प्लेन सेडिमेंटेशन। और अगर ये तीनों एक साथ एक यूनिट में कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं क्लैरी फ्लोक्यूलेटर। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, जैसे मान लो कि फाइन पार्टिकल जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप में हम कोएगुलेशन करते हैं, कोएगुलेशन। फोर्थ स्टेप में फ्लोक्यूलेशन करते हैं, फ्लोक्यूलेशन। फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन करते हैं। ठीक, सेडिमेंटेशन करते हैं। जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं तो सेडिमेंटेशन करते वक्त जो कुछ पार्टिकल्स होंगे हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, वो सेटल कर जाएंगे। वो सेटल कर गए तो उनको अलग से हम स्लज हैंडलिंग बेसिन में भेज देते हैं, जहाँ पे स्लज को हैंडल किया जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन के बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक, फिल्ट्रेशन, पानी को फिल्टर करेंगे ना, तो जो और फाइन पार्टिकल्स हैं जो कि सेडिमेंटेशन के बावजूद रह गए हैं वहां पे, फिर उसको हम फिल्टरेट करते हैं, फिल्टर आउट करेंगे, फिल्ट्रेशन करते हैं। अब देखो, सेडिमेंट्स तो हट गए सारे फिल्ट्रेशन करने के बाद, लेकिन फिर क्या रह गया, सेडिमेंटेशन कर फिल्ट्रेशन करने के बाद भी क्या रह गया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह गए। तो यानी कि उसके बाद हमें डिसइंफेक्शन भी करना पड़ेगा। जनरली क्लोरीनेशन करते हैं क्योंकि क्लोरीनेशन एक मेजर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन है। तो यानी कि फिफ्थ हो गया हमारा सेडिमेंटेशन, सिक्स्थ हो गया फिल्टरेशन, और सेवेंथ हो गया डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन, ठीक। जनरल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में ये 7 स्टेप हम देखते हैं। ठीक है ना। तो वन बाय वन करके एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, हर प्रोसेस में क्या क्या होता है आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, स्क्रीनिंग करना। सबसे पहला क्या है, स्क्रीनिंग करते हैं हम। अब देखो, स्क्रीनिंग करने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सोर्स से पानी आ रहा है, ठीक है ना, उसमें कुछ बड़े पार्टिकल्स होंगे, फ्लोटिंग पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि मान लो एक लॉग है, प्लास्टिक्स है, ये सब है। तो उसे हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारा आगे जाए। क्यों? क्योंकि वो आगे वो जो पंप है उसकी एफिशिएंसी को भी खराब कर देगा। वो बड़े पार्टिकल्स के लिए हमारा ट्रीटमेंट प्लान नहीं है। हमें क्या है कि फाइनेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स को भी रिमूव करना है। तो ये बहुत इजीली स्क्रीनिंग से हो सकता है। स्क्रीनिंग दो तरीके से की जाती है। पहला क्या है, पहला है कोर्स स्क्रीन यूज किए जाते हैं, और एक फाइन स्क्रीन भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या क्या है, कोर्स स्क्रीन यूज किए जाते हैं और फाइन स्क्रीन। जनरली हम कोर्स स्क्रीन ही यूज करते हैं। फाइन स्क्रीन क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसमें क्लॉगिंग बहुत जल्दी हो जाती है। कोर्स स्क्रीन जो होते हैं वो पैरेलल रॉड शेप के, ऐसे पैरेलल रॉड लगा दिए जाते हैं, वो होता है। और फाइन स्क्रीन जो होता है वो वायर मेश से बना होता है। ठीक है ना। तो इसमें चांसेस ऑफ क्लॉगिंग ज्यादा होता है। तो यानी कि स्क्रीन हमारा क्या जाएगा, क्लॉग हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा क्या, डिस्चार्ज आगे कम जाएगा। ठीक है ना। तो जनरली क्या यूज होता है, कोर्स स्क्रीनिंग। अब कोर्स स्क्रीनिंग में आपको एक आध पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है दो बार्स के बीच में, वो जनरली 10 to 20 mm रखी जाती है, और पैरेलल बार्स रखे जाते हैं। ठीक है ना, पैरेलल बार्स रखे जाते हैं। अब फाइन स्क्रीन में क्या होता है
कि ये जो स्पेसिंग है ये वायर मेश के फॉर्म में होता है, और ये जनरली 10 mm क्रॉस 10 mm का होता है, ठीक है ना। 10 mm क्रॉस 10 mm का होता है वायर मेश, और वायर मेश के फॉर्म में होता है, ठीक। अब एक चीज और समझो कि जब हम स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं तो जो हमारे स्क्रीन्स रखे होते हैं, स्क्रीन्स वो ऐसा नहीं है कि देखो जैसे कि ये सोर्स है, पानी फ्लो कर रहा है, तो स्क्रीन हम कभी भी वर्टिकल नहीं रखते हैं। स्क्रीन को हमेशा हम ट्राई करते हैं कि स्क्रीन कैसे रखा जाए, स्क्रीन को हम इंक्लाइंड रखते हैं, कुछ डिग्री पे रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये समझो। ऐसा इसलिए करते हैं हम, दो रीजन है इसका, दो मेन रीजन है। क्योंकि जब स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं हम, तो क्या होगा, बड़े पार्टिकल्स आके स्क्रीन के आगे रुक जाएंगे, और जब बड़े पार्टिकल्स रुक जाएंगे तो उसको हम हटाएंगे कैसे, रैकिंग मैकेनिज्म से हटाते हैं। हम रैकिंग करते हैं जिससे हमारे पार्टिकल्स रैकिंग, जैसे कि ऐसे मान लो ये रैक है, ठीक। रैकिंग मैकेनिज्म से उन पार्टिकल्स को हम रैक आउट कर देते हैं। एक ये रीजन हो गया कि इंक्लाइंड प्लेस होता है, इंक्लाइंड प्लेस होता है तो रैकिंग करना इजी होता है। और सेकंड रीजन क्या है कि इंक्लाइंड क्यों प्लेस किया जाता है। अब देखो जैसे कि मान लो जब इंक्लाइंड प्लेस करेंगे तो एरिया जो है, एरिया किसका, जो वाटर आके हमारे कुछ एरिया के थ्रू होके जाएगा, तो हम एरिया बढ़ा देते हैं इंक्लाइंड करके। जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, फॉर अ गिवन हाइट ये हॉरिजॉन्टल है और ये इंक्लाइंड है, तो किसका एरिया ज्यादा होगा, खुद सोचो। इंक्लाइन वाले का एरिया ज्यादा होगा ना, और एरिया ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, सॉरी, ये इंक्लाइंड वाला है, ये है, ठीक है ना, और इंक्लाइंड वाले का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो इंक्लाइंड एरिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल समझ लो कि जो ये वाला पोर्शन है, ये हाइपोटेन्यूज जो है हमेशा परपेंडिकुलर ज्यादा होता है, तो इंक्लाइंड एरिया क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इंक्लाइंड एरिया बढ़ने से क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है जो उससे पास हो रही है, एरिया बढ़ा मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, घट गया। वेलोसिटी जो जाएगी वो घट जाएगी, वेलोसिटी घट जाएगी तो एफिशिएंसी क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी कि कम पार्टिकल्स पास होंगे, पार्टिकल्स को वहां पे टाइम ज्यादा मिल जाएगा रुकने का, ठीक है ना। इसीलिए हम हमेशा याद रखना, स्क्रीन्स आर ऑलवेज प्लेस्ड एट सम इंक्लिनेशन। मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को, screens are always placed at some inclination, ठीक है ना। चलो अब एक और चीज बता रहा हूं तुम्हें, हेड लॉस थ्रू स्क्रीन। हालांकि ये पूछा नहीं गया है, पर अगर कभी पूछा जाए तो, ठीक है ना, तो एक पॉइंट और मैं बता देता हूं। हेड लॉस थ्रू स्क्रीन, जो पानी जा रहा है वहां पे, अब स्क्रीन क्या है, रेजिस्टेंस प्लेस कर रहा है ना, तो हेड लॉस कुछ होगा वहां पे। तो हेड लॉस थ्रू स्क्रीन का एक इजी सा फॉर्मूला है, याद रखना इसे, हेड लॉस थ्रू स्क्रीन, एच एफ से लिख रहे हैं हम, इज इक्वल टू के अपॉन में 2g वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो पानी यहां से जा रहा है, और यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ पासिंग, पासिंग वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। और ये k/2g एक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैं बता दे रहा हूं, होती है 0.0729, ठीक। बस एक बार दिमाग में रखना, हालांकि कभी पूछा नहीं गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, सेकंड प्रोसेस क्या था, एरेशन, एरेशन करते हैं, ठीक है ना। अब एरेशन का मतलब क्या है, पहले ये समझो। एरेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सोर्स से पानी आ रहा है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या होगा, डिजॉल्व गैसेस होंगे, ठीक। और क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, ह्यूमिक एसिड हो सकता है, जैसे कि मैंगनीज हो सकता है Mn2+, ठीक है ना, ये सब चीजें होंगी। तो अब उन चीजों को हम क्या हम चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो जाए उसका। वो कैसे होगा कि जो मेरा सोर्स से जो पानी आ रहा है उसको मैक्सिमम सरफेस एरिया को उसको हम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लाना चाहते हैं, इसी को मेन एरेशन कहते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे हेनरी लॉ फॉलो होता है। हेनरी लॉ क्या होता है कि जैसे कि जिस प्रोपोर्शन में गैसेस एटमॉस्फेयर में है, सेम उसी प्रोपोर्शन में गैसेस एयर में भी, वाटर में भी होंगे। तो जैसे कि एरेशन में क्या होता है, मान लो कुछ एरेटर्स यूज होते हैं, जैसे कैस्केड एरेटर हो गया या स्प्रे एरेटर हो गया। तो जैसे स्प्रे एरेटर की एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें। ये मान लो स्प्रे एरेटर में क्या होता है कि यहां से ये पानी आ रहा है मेरा, ठीक है ना, तो पानी को स्प्रे आउट करते, स्प्रे करते हैं तो इससे क्या होता है, स्प्रे करते हैं तो ये जो मान लो ये वाटर का एक कोई स्प्रे है, ठीक है ना, तो इसका मैक्सिमम एरिया जो है वो किसके कांटेक्ट में आ गया, वो एयर के कांटेक्ट में आ गया। तो जैसे कि Mn2+ हुआ, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे होगा, Mn2+ को एयर के कांटेक्ट में आ गया है,
तो ये क्या बना देगा मेरा, बताओ, MnO2 प्लस H प्लस आयंस कुछ रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो एरेशन हम किस लिए यूज करते हैं जनरली, एरेशन इसीलिए यूज करते हैं कि जो भी डिजॉल्व गैसेज हैं, कुछ मिनरल्स हैं और ह्यूमिक एसिड हुआ, फेनॉल हुआ, ये सब हुए, वो सब क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, इसीलिए हम एरेशन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज देखो, एरेशन क्या करता है मेरा, H प्लस आयंस दे रहा है, एरेशन एसिडिटी को बढ़ा देता है, इस पॉइंट को याद रखना, कभी मैच द फॉलोइंग में या फिर MCQ गेट के लिए पूछ सकता है, ठीक है ना। एरेशन करने से क्या होता है, हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि H प्लस आयंस वो दे रहा है ना, एसिडिटी इंक्रीजेज। और क्या होता है, टर्बिडिटी के बारे में कमेंट करो, MnO2 का क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन जा रहा है, तो टर्बिडिटी इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है ना, पानी के अंदर जो टर्बिडिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीजेस, यानी कि एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और टर्बिडिटी इंक्रीज हो जा रही है, ठीक। अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है कि क्या एरेशन से डिसइंफेक्शन होता है, एरेशन कॉजेज डिसइंफेक्शन, नो, एरेशन जो होता है, एरेशन हेल्प्स इन डिसइंफेक्शन, कैसे, ये चीज मैं अभी यहां बता दे रहा हूं, डिसइंफेक्शन में भी रिकॉल करवा दूंगा, इससे याद रखना कि एरेशन हेल्प्स इन डिसइंफेक्शन। ये चीज अभी इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि एक रिवीजन कोर्स है ना, वरना अगर फुल लेंथ का होता तो इसे मैं डिसइंफेक्शन में बता के फिर यहाँ पे ले आता, पर अभी आपको याद रखना है इसलिए मैं बता देता हूँ कि इसे याद रखना, एरेशन हेल्प्स इन डिसइंफेक्शन, हेल्प बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एरेशन डिसइंफेक्शन करता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एरेशन हेल्प करता है डिसइंफेक्शन में, जैसे मान लो कि हम क्लोरिनेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे अगर ये मैंगनीज यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं हुआ होता, जब क्लोरिनेशन कर रहे होते हैं हम, तो वो मैंगनीज जो है Mn2 प्लस जो है वो Cl के साथ जाके मिल जाता, ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाता कि क्लोरीन का कंजम्पशन और ज्यादा हो जाता, तो यानी कि हमारा कॉस्ट बढ़ जाता, समझ रहे हो ना, कॉस्ट बढ़ जाता क्लोरीनेशन करने का, तो यानी कि ये डिसइंफेक्शन तो नहीं कर रहा है, पर डिसइंफेक्शन करने में हेल्प कर रहा है, एफिशिएंसी हमारी बढ़ा दे रहा है डिसइंफेक्शन की, क्यों, क्योंकि जैसे कि फेनॉल हुआ, ह्यूमिक एसिड हुआ, Mn हुआ, Mn2 प्लस मैंगनीज हुआ, इन सबको हम क्या कर रहा है, इसको यहीं पे रिमूव कर दे रहा है जितना वो कर सकता है, ठीक। तो कुछ तरीके के एरेटर्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या, कैसाग्रेड एरेटर हो गया और स्प्रे नोजल एरेटर हो गया, एक उसमें क्या होता है कि ये एरेशन करने का काम आता है। अच्छा एक चीज और याद रखना कि जो स्प्रे एरेटर होता है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी होती है, स्प्रे एरेटर्स की होती है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब थर्ड थर्ड हमने क्या पढ़ा था, थर्ड बताया था कि अगर जैसे मान लो कि फाइन सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा हो तो कोगुलेशन फॉर्मुलेशन करते हैं, कोगुलेशन फॉर्मुलेशन करने के बाद क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन पे जाते हैं, पर पहले प्लेन सेडिमेंटेशन पढ़ते हैं फिर आपको कोगुलेशन फॉर्मुलेशन के बारे में बताता हूं मैं, ठीक है ना। अब थर्ड क्या हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, सेडिमेंटेशन, ठीक। चलो अब सेडिमेंटेशन पढ़ने के लिए आपको दो तीन चीजें बता रहा हूं मैं कि सेडिमेंटेशन का मतलब क्या, कि जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स पानी में प्रेजेंट है, ठीक है ना, कितने सेटल कर रहे हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है सेडिमेंटेशन में, कि उन सॉलिड्स को सेटल करवा देना, क्यों, ताकि फिल्ट्रेशन में जब हम जाएंगे तो वो सॉलिड्स ना प्रेजेंट हो और एफिशिएंसी यहीं पे बढ़ जाएगी फिल्ट्रेशन की, ठीक है ना। तो सेडिमेंटेशन जो होता है किस पे बेस होता है, अच्छा स्टोक्स लॉ के बारे में समझ लो पहले, वो पता होना चाहिए। सेडिमेंटेशन का मतलब कि पार्टिकल तुम्हारा करना चाहिए, सेटल करना चाहिए, और स्टोक्स लॉ से हम क्या निकालते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग ऑफ ए पार्टिकल, ये निकालते हैं, ठीक। तो पहले स्टोक्स लॉ समझते हैं, यहाँ पे स्टोक्स लॉ डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, सीधे फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है ना। स्टोक्स लॉ, इसका एजम्पशन तो पता होगा कि लैमिनार फ्लो के लिए वैलिड होता है, ठीक है ना, और जो कंसेंट्रेशन होता है वो सेम होता है, पार्टिकल को हम क्या स्फेरिकल मान के चलते हैं, ये सब इसके एजम्पशंस हैं। तो सीधे आपको फॉर्मूला बताता हूँ, सेटलिंग वेलोसिटी स्टोक्स लॉ से कैसे निकलती है, फॉर्मूला ये है, रूट में 4/3 GD इंटू GS-1 अपॉन में रेनॉल्ड्स नंबर RE, और फॉर लैमिनार फ्लो CD की वैल्यू क्या, सॉरी यार ये CD है ना, ये CD है 4/3 GD GS-1 अपॉन में CD, और लैमिनार फ्लो के लिए CD क्या होती है मेरी, बताओ, 24 अपॉन में RE, ठीक है ना, CD की वैल्यू होती है 24 अपॉन में RE,
रेनॉल्ड्स नंबर है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, रो वी डी बाई म्यू। ठीक, चलो। तो पर अब एग्जाम में ये नहीं करेंगे कि अगर सी डी की वैल्यू दी है फिर तो ऐसे निकाल लेंगे, और अगर नहीं दी है तो अब रूट में 4/3 जी डी जी एस माइनस वन अपॉन सी डी नहीं करेंगे क्योंकि लेंथी हो जाएगा। ठीक है, उसमें रेनॉल्ड्स नंबर भी निकालोगे, आप सब निकालोगे। तो जनरली जब हम ये सी डी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो लेमिनार फ्लो के लिए स्टोक्स लॉ का सीधे फॉर्मूला बन जाता है, वी एस इज इक्वल टू रो जी डी स्क्वायर जी एस माइनस वन अपॉन में 18 टाइम्स ऑफ म्यू। रो क्या है मेरा, डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन है, डी क्या है, ये डी है मेरा डायमीटर ऑफ पार्टिकल, डायमीटर, और ये जीएस क्या है मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी उस पार्टिकल का, म्यू विस्कोसिटी है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला याद रखना सेटिंग वेलोसिटी का, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। ठीक, चलो। अब दूसरा केस, एक और चीज आपको बता दे रहा हूं मैं, अगर ट्रांजिशन फ्लो होगा तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि हम अभी फिल्ट्रेशन में इसको पढ़ेंगे तो यूज कर रहे होंगे बैक वॉशिंग केस में। ठीक है ना, अगर मान लो फ्लो मेरा क्या है, फ्लो इज इन ट्रांजिशन, अगर ट्रांजिशन फ्लो है, फ्लो इज इन ट्रांजिशन, तो सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही है, पर सीडी का फॉर्मूला वहां चेंज हो जाता है। वहां पे सीडी क्या हो जाता है, सीडी रहता है 24 अपॉन में आर ई प्लस 3/√RE प्लस 0.34। तो सीडी को ये पुट करके हम निकालेंगे सेटलिंग वेलोसिटी। ठीक है ना, इसे भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो, ये आपको बेसिक्स बता दिया मैंने। अब बात करते हैं एक सेडिमेंटेशन चैम्बर की, ये देखेंगे हम कि सेडिमेंटेशन होता कैसे है। ठीक है ना, चलो। अब जैसे मान लो कि ये मेरा क्या है, ये एक सेडिमेंटेशन चैम्बर है। ठीक है ना, ये सेडिमेंटेशन चैम्बर का क्या है, लेंथ है, ये उसकी हाइट है, और ये है मेरा विड्थ ऑफ सेडिमेंटेशन चैम्बर, जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक, चलो। अब जैसे मान लो कि यहां से मेरा एरेशन करने के बाद पानी आया। ठीक, अब सेडिमेंटेशन चैम्बर के एनालिसिस करने के लिए उसमें दो एजम्पशंस लेते हैं हम, प्लेन सेडिमेंटेशन में दो एजम्पशंस। पहला एजम्पशन क्या है, पहला एजम्पशन ये है कि हम किन पार्टिकल्स को बोलेंगे कि वो पार्टिकल्स सेटल हो गए हैं। हम उन पार्टिकल्स को बोलेंगे सेटल हो गए हैं जो कि पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन टैंक के एंड में जाके यहां पे स्ट्राइक करेंगे, उन पार्टिकल्स को हम बोलेंगे कि वो सेटल हो गए हैं। ये पहला एजम्पशन है। सेकंड एजम्पशन क्या है, सेकंड एजम्पशन ये है कि देखो अब पानी है तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि बस एक साइज के पार्टिकल होंगे, किस किस साइज के पार्टिकल होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइजेस के पार्टिकल होंगे। ठीक है ना, तो हम ये मानते हैं कि हर जगह पानी में, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पानी में हर जगह जो कंसंट्रेशन है पार्टिकल का वो क्या है, सेम है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑल साइज ऑफ पार्टिकल इज सेम एवरीवेयर इन द सेडिमेंटेशन चैम्बर। ये मेरा सेकंड एजम्पशन है। तो दो एजम्पशंस क्या क्या थे, पहला एजम्पशन ये थे कि उन पार्टिकल्स को ये मानेंगे सेटल हो गए हैं जो सेडिमेंटेशन चैम्बर के एंड में जाके स्ट्राइक करते हैं, यहां पे स्ट्राइक करते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, वो यहां जाके स्ट्राइक करता है, तो क्या सेटल है, नहीं, इसको हम बोलेंगे सेटल नहीं हुआ है। जो पार्टिकल्स यहां पे जाके स्ट्राइक करेंगे और उससे पहले जो करेंगे उन्हें हम कहेंगे कि वही पार्टिकल सेटल हुए हैं। ठीक है ना, चलो अब समझते हैं। अब मान लो क्यू डिस्चार्ज से यहां पे पानी आ रहा है। ठीक, तो सेडिमेंटेशन चैम्बर में पानी फ्लो कर रहा है, ये है मान लो मेरा वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक, अब यहां पे एक कंसेप्ट और समझना है आपको, सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या होता है, सरफेस ओवरफ्लो रेट। ठीक है ना, चलो इसको हम डिनोट करेंगे बी नॉट से। ये होता है कि वो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है जो कि होनी चाहिए एक पार्टिकल को सेटल करने के लिए, मतलब कि पार्टिकल की वेलोसिटी लमसम इतनी होगी तो वो पार्टिकल क्या होगा, सेटल हो जाएगा। मान लो कि ये है वेलोसिटी ऑफ फ्लो की, पार्टिकल वीएफ से फ्लो कर रहा है, और ये उसकी वी नॉट सरफेस ओवरफ्लो रेट या सेटलिंग वेलोसिटी। तो हम सरफेस ओवरफ्लो रेट से डिफाइन करते हैं कि कंसर्न्ड पार्टिकल मेरा क्या होगा। ठीक है ना, कंसर्न पार्टिकल कैसे डिफाइन होता है, सरफेस ओवरफ्लो रेट से।
तो मान लो ये कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का ये जो फ्लो अलोंग लेंथ हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और ये हो जाएगा इसका वी नॉट, यानी कि वो वेलोसिटी जिससे वो पार्टिकल सेटल कर रहा है, ठीक है ना। अगर कंसर्न पार्टिकल है तो सरफेस और फ्लो रेट से हमें क्या पता लगता है, कंसर्न पार्टिकल क्या होगा। अब कंसर्न पार्टिकल के बारे में हम कैसे डिस्कस करेंगे, हमें कैसे पता है कंसर्न पार्टिकल क्या होगा। देखो कंसर्न पार्टिकल हमें जैसी डिग्री ऑफ एफिशिएंसी बहुत ज्यादा चाहिए तो कंसर्न पार्टिकल का डायमीटर छोटा हो जाएगा। अगर हम ये कहते हैं कि जो सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल है वो सेटल कर जाए, इसका क्या मतलब हुआ कि उससे जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो तो सेटल कर ही रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम ये कहते हैं कि जो सबसे जैसे कि हम ये कहना चाह रहा हूं कि जो सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल अगर सेटल हो जाएगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी उस सेडिमेंटेशन चैम्बर की, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको दो सबसे बता दिए मैंने। अब जैसे मान लो कि ये क्यू का डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है ना, क्यू का डिस्चार्ज आ रहा है, तो डिटेंशन टाइम क्या होता है ये भी समझ लो अभी इसी के साथ साथ। डिटेंशन टाइम वो टाइम है जितने टाइम के लिए पानी हमारा सेडिमेंटेशन चैम्बर में रहा, या फिर किसी भी यूनिट में कितने देर तक के लिए हमारा वाटर रहा, उसी को हम कहते हैं डिटेंशन टाइम, ठीक है ना। तो ये कैसे निकल जाएगा, डिस्चार्ज अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन चैम्बर, ऐसे निकल जाएगा डिटेंशन टाइम, ठीक। अब जैसे मान लो हमें निकालना है क्या, हमें बताना है सरफेस ओवरफ्लो रेट बी नॉट क्या होगा, बी नॉट हमें किसी चीज का निकालना है, ठीक। तो वेलोसिटी हमें वी नॉट निकालना है, कैसे निकलेगा बताओ, ये वी नॉट निकालना है तो ये हो जाएगा मेरा एच अपॉन में डी टी। अब पूछो सर आपने एच अपॉन में डी टी कैसे निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया, देखो डिस्चार्ज इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू एरिया होता है, ठीक है ना। अगर मान लो हमें लेना है फ्लो वेलोसिटी लेना है तो वी एफ लेना है अगर हमें, तो वी एफ क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज अपॉन में एरिया, एरिया क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर जो एरिया है, तो डिस्चार्ज अपॉन में क्या हो जाएगा एरिया, एरिया क्या लेंगे हम फ्लो वेलोसिटी के लिए, ये एरिया लेंगे बी इंटू एच लेंगे, ठीक है ना, बी इंटू एच लेंगे। और डिस्चार्ज क्या होगा मेरा बताओ, वॉल्यूम अपॉन में डिटेंशन पीरियड, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बी इंटू एच अपॉन में एल अपॉन में डी टी इंटू बी एच, बी एच से बी एच कट गया तो वी एफ क्या आ गया मेरा एल बाई डी टी। सिमिलरली हमने वी नॉट निकाल लिया एच बाई डी टी, वी एफ निकाल लिया एल बाई डी टी फ्लो वेलोसिटी, ठीक है ना। सरफेस ओवर फ्लो रेट याद रखना, तो सरफेस ओवर फ्लो रेट हमें क्या बताता है, बताता है कि जो कंसर्न पार्टिकल है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। चलो, और सरफेस ओवरफ्लो रेट जो पैरामीटर है हमारा वो किससे निकल जाएगा, वो जो डिस्चार्ज है और जो वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा सेडिमेंटेशन टैंक का, या फिर जो डिफरेंट लेंथ पैरामीटर्स दिए हैं उससे हम निकाल लेंगे सरफेस ओवरफ्लो रेट। तो जनरली क्वेश्चन में क्या पूछता है, हमसे एफिशिएंसी निकलवा लेगा, या फिर सरफेस ओवरफ्लो रेट दिया होगा, डायमीटर पूछ लेगा कि कौन सा पार्टिकल है जिस डायमीटर का वो सेल कर जाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो वी नॉट निकाल लिया, डिटेक्शन टाइम बता दिया आपको, और सेटलिंग वेलोसिटी बता दिया एक पार्टिकल का, ठीक है ना। चलो, तो एफिशिएंसी मान लो हमें निकालना है, ठीक। अगर एफिशिएंसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वी एस अपॉन में वी नॉट इंटू 100, ये क्या हो गया एफिशिएंसी हो गया किसका, पार्टिकल एफिशिएंसी हो गया। जैसे मान लो कि वी नॉट क्या हो गया, चलो यहां लिख देता हूं, वी एस है सेटलिंग वेलोसिटी किसी पार्टिकल का जो कि अभी है, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं जो है। और वी नॉट क्या है, थियोरेटिकल सेटिंग वेलोसिटी है कि अगर इतना अचीव कर लेता है तो पार्टिकल क्या हो जाएगा 100% सेटल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी नॉट क्या हो जाएगा, जो होना चाहिए, जो होना चाहिए, ठीक, ऐसे समझ लो। तो यहां से एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। अब मान लो कि तीन केसेस हैं, पहले केस वन की बात करते हैं। मान लो कि जो हमारा पार्टिकल है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी वी नॉट के बराबर है, तो क्या वो पार्टिकल सेटल करेगा, बिल्कुल करेगा, यानी कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 100% हो जाएगी। अब मान लो पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी जो है हमारा वो सरफेस ओवरफ्लो रेट यानी कि थियोरेटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो क्या वो पार्टिकल सेटल करेगा, जी हाँ बिल्कुल करेगा, 100% सेटल हो जाएगा। अब मान लो जो हमने पार्टिकल लिया है उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारी सरफेस ओवरफ्लो रेट से कम हो जाए, तो वो पार्टिकल का एफिशिएंसी 100% से कम होगा, क्यों, क्योंकि वो 100% पार्टिकल सेटल नहीं करेगा, ठीक है ना।
अब इससे क्या समझते हो कि 100% सेटल नहीं करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैंने एक चीज बताया था ना सेकंड एग्जाम्पशन में कि हर पार्टिकल का कंसंट्रेशन हर जगह पे सेम होगा। जैसे मान लो कि हमने एक ऐसा पार्टिकल साइज का पार्टिकल ले लिया जिसकी सेटलिंग वेलोसिटी क्या थी, बी नॉट से कम थी, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल सबसे ऊपर होगा वो सेटल नहीं करेगा, पर एक जैसे हम नीचे बढ़ेंगे ये एच कम कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो वही सेम डायमीटर का पार्टिकल था, पर जब हम हाइट उसकी कम रख रहे हैं तो हो सकता है कि ये वाला पार्टिकल यहाँ पर सेटल करे, ठीक है ना। तो ये वाला पार्टिकल सेटल करेगा, यानी उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी 100 से कम होगी। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? ठीक है, चलो। अच्छा ठीक है, जैसे कि अब हमने क्वालिटी पैरामीटर्स में एक चीज पढ़ी थी कि हर जगह हमें एक चीज याद रखना था कि एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होगा और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट क्या होगा। इसी तरीके से ट्रीटमेंट में भी कहीं कहीं जगह मैं आपको बताऊंगा डिटेंशन टाइम क्या होता है, वो भी मैच द फॉलोइंग में कभी कभार पूछ लेता है, उसको याद रखना कि हर एक यूनिट का मैं आपको बताऊंगा कि डिटेंशन टाइम इसका इतना इतना होना चाहिए, कुछ रेंज दूंगा, उस रेंज को दिमाग में रखना, ठीक है ना। जैसे कि डिटेंशन टाइम जो होता है प्लेन सेडिमेंटेशन टाइम का होता है ऑलमोस्ट 4 to 8 आवर्स, ठीक, ये याद रखना। किसके लिए? प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। अब देखो, अगर मान लो हम कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन करते हैं तो डिटेंशन टाइम उसका होता है 2 से 4 घंटा, ठीक है ना। यानी कि पहले कोएगुलेशन करते हैं, अब भी बताऊंगा मैं कि कोएगुलेशन और ये सब क्या होता है, ठीक है ना। कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन करते हैं तो क्या होता है 2 से 4 घंटा कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। चलो, अब फोर्थ, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया पहले स्क्रीनिंग, फिर क्या करते हैं, एरेशन करते हैं, एरेशन के बाद क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन। और अगर मान लो कि पार्टिकल्स बहुत फाइन है, फाइन पार्टिकल्स है तो एफिशिएंसी 100% करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अगर फाइन पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा, उसकी एफिशिएंसी 100% चाहिए, तो जो कंसर्न पार्टिकल है उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत छोटा रखना पड़ेगा। तो यानी कि वो बहुत और टाइम ले, जैसे मान लो अगर एक चैम्बर है उसमें डिफरेंट कंसेंट्रेशन के पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि सबसे छोटा वाला पार्टिकल जो है वो सेल कर जाए तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो पूरा खेल डिटेंशन टाइम का है। अब हम ये चाहेंगे ना कि सोर्स से पानी निकला है तो कितनी जल्दी वो ट्रीट होकर हमारे पास आ जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि उसको मैं मान लो क्या करता हूँ कि उसको रख देता हूँ मैं 50 घंटे के लिए रख देता हूँ तो वो सेल कर जाएगा, छोटे से छोटा पार्टिकल भी सेल कर जाएगा। पर क्या इतना टाइम है हमारे पास? नहीं है। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि पार्टिकल्स हमारे बड़े हो जाए, ठीक है ना। अब पार्टिकल्स बड़े कैसे होंगे? हमारे पार्टिकल्स बड़े होंगे कोगुलेशन फ्लोकुलेशन करके, हमारे पार्टिकल्स बड़े होंगे। पार्टिकल्स बड़े होंगे तो जो लार्जर साइज ऑफ पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, जल्दी सेटल हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू रो जी डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का टर्म है, डायमीटर जैसे बड़ा होगा सेटलिंग वेलोसिटी वैसे बढ़ती जाएगी और सेटलमेंट इजी हो जाएगा। एक मिनट एक्सक्यूज मी, है ना, 1 मिनट वेट करना। चलो, हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं कोगुलेशन क्या होता है, ठीक है ना। चलो, ठीक है। कोएगुलेशन का मतलब होता है कि फास्ट मिक्सिंग, मतलब कि कुछ कोएगुलेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम पानी में ऐड कर देते हैं। और जब उन कोएगुलेंट्स को हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो क्या करता है कि कुछ स्टिकी जेलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक। वो प्रेसिपिटेट हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स के साथ मिलके उन्हें क्या करते हैं, उन्हें डेंस कर देते हैं, लार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से सेडिमेंटेशन हमारा इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो कोगुलेशन का मतलब पहले मैं लिखता हूं फास्ट मिक्सिंग, फास्ट मिक्सिंग, है ना। कोएगुलेशन में क्या करते हैं, हम कोएगुलेंट्स ऐड करते हैं वाटर में, ठीक। वो कोएगुलेंट्स क्या करते हैं, स्टिकी जेलिटिनस प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जेलिटिनस प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, ठीक। अब उस स्टिकी जेलिटिनस प्रेसिपिटेट क्या होता है हमारा, बताओ। उस वो जाके हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स के साथ चिपक जाएंगे और वो उसको डेंस या हैवी जैसे हम मिक्सिंग करेंगे उस हिसाब से बना देंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड क्या होता है कि डेंस और हैवी फ्लॉक्स बने, जिसकी वजह से डेंस बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी ज्यादा हो गई। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, पार्टिकल भारी हो जाएगा और वो
जल्दी सेटल कर जाएगा। और हम क्यों चाहते हैं कि डेंस एंड हैवी पार्टिकल्स हम चाहते हैं ताकि हमारा सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना। चलो अब कुछ कोएगुलेंट्स बताता हूं आपको कि कौन कौन से कोएगुलेंट्स हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो 4 कोएगुलेंट्स के नाम आपको बताऊंगा मैं। पहला क्या है, एलम। एलम Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2O, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है। अब एलम जो होता है एक कोएगुलेंट है, वो क्या करता है कि जैसे ही हम एलम को डालते हैं वाटर में, वो एलम एल्किनिटी से रिएक्ट करता है। जो वाटर में एल्किनिटी प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट करता है और क्या करता है बताओ, प्रिसिपिटेट बनाता है, स्टिकी जेलेटिनस प्रिसिपिटेट बनाता है, AlOH होल थ्राइस का प्रिसिपिटेट बनाता है। और वो प्रिसिपिटेट क्या करता है कि वो जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है उससे चिपक जाएगा और उसको हमारा हैवी बना देगा, ठीक है ना। चलो तो जो एलम है, जैसे कि एक इक्वेशन, आपको जो इक्वेशन लिख रहा हूं उसे मत याद रखना, जो रिजल्ट दूंगा उस रिजल्ट को आप याद रखना, ठीक है ना। Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2O क्या करता है, वाटर में जो एल्किनिटी प्रेजेंट है, एल्किनिटी कैसे प्रेजेंट हो सकती है, CHCO3 कार्बोनेट बाइकार्बोनेट या हाइड्रोक्सिल जो भी होगा, ठीक है ना, वो सब क्या देगा हमें, एल्किनिटी ऐसे प्रेजेंट होती है। CHCO3 होल थ्राइस विल गिव AlOH होल थ्राइस, ये प्रिसिपिटेट इसका प्रिसिपिटेट बनाएगी, ठीक है ना, प्लस CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। अब देखो इसका डायरेक्ट रिजल्ट देता हूं मैं, ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट से, पर मैं सीधे रिजल्ट बताता हूं इसका, क्योंकि आपको रिजल्ट ही काम आना है एग्जाम में। 1 ग्राम एलम जो होता है मेरा, एलम वो रिएक्ट करता है किससे, रिएक्ट विथ 0.45 ग्राम ऑफ एल्किनिटी SCaCO3 to give 0.234 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH हो सकता है इसका प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक। अब चलो इसको याद करने का एक ट्रिक भी बताता हूं आपको, ये याद रखना बस, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 ग्राम ऑफ एलम विल रिएक्ट विथ 0.45 ग्राम ऑफ एल्किनिटी SCaCO3 है ना, टू गिव 0.234 ग्राम ऑफ प्रिसिपिटेट, ये प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा इसका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना इसे। चलो तो एलम किससे रिएक्ट करता है, एल्किनिटी से रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अगर मान लो एल्किनिटी, अगर CaHCO3 होल ट्वाइस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, एल्किनिटी के लिए ये इससे प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो एलम क्या इंड्यूस करेगा पानी में, सोचो बताओ। देखो हमारा CaSO4 है, तो क्या दिख रहा है हमें, Ca2 प्लस और SO4 2 माइनस, तो यानी कि ये हार्डनेस, इसकी वजह से हार्डनेस आ जाएगी अगर हम CaCO3 होल ट्वाइस यूज करेंगे तो, ठीक है ना। चलो और टर्बिडिटी तो बढ़ा ही रही है, तो कोएगुलेशन करने से पानी में टर्बिडिटी बढ़ जाता है और ये हम चाहते हैं कि बढ़ जाए, क्यों बढ़ जाए, ताकि सेडिमेंटेशन इजीली हो जाए, वहां पे पार्टिकल ज्यादा सेटल करें, ठीक। और अगर हम CaCO3 होल ट्वाइस यूज करेंगे तो पानी में क्या होगा, हार्डनेस भी उसकी बढ़ जाएगी। तो दो चीज में याद रखनी है आपको कि एलम रिएक्ट विथ एल्किनिटी, ठीक। और ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। चलो अब देखो एलम एक ऐसा कोएगुलेंट है जो कि वाटर के पीएच, जो पीएच कितना होता है जनरली 6.5 टू 8.5, और एलम का वर्किंग पीएच रेंज भी इतना ही होता है 6.5 टू 8.5, इसीलिए हम ड्रिंकिंग वाटर के ट्रीटमेंट के लिए, रॉ वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, एलम यूज करते हैं हमेशा, ठीक है ना। चलो इसमें इतना ही बताना था आपको, इतना सफिशियंट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और बता देता हूं आपको कि हमें पता कैसे लगता है कि ऑप्टिमा हमें कितना एलम डालना है पानी में, ये कैसे पता लगता है, तो एक टेस्ट करते हैं हम, जार टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्टिमम डोसेज ऑफ कोएगुलेंट जानने के लिए टेस्ट क्या यूज होता है, जार टेस्ट यूज होता है, लिख भी देता हूं मैं इसको, ऑप्टिमम डोसेज ऑफ कोएगुलेंट, ये फाइंड करने के लिए जो टेस्ट यूज करते हैं वो करते हैं हम, जार टेस्ट यूज करते हैं। ये भी याद रखना, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन सीरीज में एक क्वेश्चन देखा था उसमें पूछा था जार टेस्ट किसके लिए होता है,
तो इसे याद रखना, ठीक है ना। और वर्किंग पीएच रेंज एलएम का क्या होता है 6.5 टू 8.5। ये पहला कोएगुलेंट था और यही हम यूज भी करते हैं किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में। चलो, तो अब दूसरा कोएगुलेंट कौन सा है, दूसरा है हाइड्रेटेड कॉपर एस। हाइड्रेटेड कॉपर एस। अब देखो इसका जो है ना यार, तुम लोग बस नाम ही याद रखो। क्यों? क्योंकि इसका वर्किंग पीएच रेंज जो होता है वो 8.5 से ज्यादा होता है और 3.5 से कम होता है, ऐसे करके होता है। तो हमारा ड्रिंकिंग वाटर के पीएच से मैच नहीं करता है, तो यानी कि वो वर्क ही नहीं करेगा ये, ठीक है ना। और ये वर्क नहीं करेगा तो इसीलिए इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। क्यों? हम पढ़ क्या रहे हैं, हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना अभी। तो रॉ वाटर में इसका कोई काम ही नहीं है हाइड्रेटेड कॉपर एस का। तो बस इसका ये याद रखो कि हाँ ये भी एक तरीके का क्या है, कोएगुलेंट है। और ये कोएगुलेंट क्या करता है, सेम स्टिकी जेड प्रेसिपिटेट बनाता है, पर इसका यूज हमारा यहाँ नहीं है, तो इसे आप बस नाम याद रख लो, काफी है। तीसरा क्या है, तीसरा है क्लोरीनेटेड कॉपर एस। क्लोरीनेटेड कॉपर एस, इसमें भी आपको बस नाम सफिशिएंट रहेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि ये दोनों भी, इन दोनों को भी काम करने के लिए एल्किनिटी चाहिए होगा। जैसे कि एलम किसी रेट करता था, एल्किनिटी से, उसी तरीके से हाइड्रेटेड कॉपर एस और क्लोरीनेटेड कॉपर एस किससे रिएक्ट करता है, एल्किनिटी से रिएक्ट करता है, एल्किनिटी से रिएक्ट करता है। अब जो चौथा कोवेलेंट है हमारा वो क्या है, वो है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक। जो सोडियम एल्यूमिनेट है, इसमें आपको क्या याद रखना है कि अभी तक हमने जो भी पढ़े हैं वो सारे कोवेलेंट किससे रिएक्ट करते थे, एल्किनिटी से। पर सोडियम एल्यूमिनेट एक ऐसा कोवेलेंट है जो कि एल्किनिटी से नहीं, हार्डनेस प्रेजेंट होगा वाटर में तब जाके रिएक्ट करेगा। तो किससे रिएक्ट करता है ये, हार्डनेस से। अच्छा देखो, अभी हमने एलएम में देखा कि जब हम CaCO3 होल्ट वाइज यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था वहां पे हार्डनेस बढ़ रही थी। टर्बिडिटी तो हमें बढ़ानी है, बढ़ी रही थी, साथ के साथ क्या हो रहा था कि हार्डनेस बढ़ रही थी, पानी और हार्ड हो रहा था। पर जो सोडियम एल्यूमिनेट है वो हार्डनेस से ही रिएक्ट करता है, तो उस केस में क्या होगा कि हार्डनेस डिक्रीज होती है। इसीलिए इसको हम किसमें यूज करते हैं, इसको हम बॉयलर्स में भी यूज करते हैं। किसमें, बॉयलर्स में यूज करते हैं, यूज इन द बॉयलर्स, ठीक। और बस इतना काफी रहेगा। चलो, एक चीज और बता देता हूं आपको, एक चीज और समझ लो कि जो एलम होता है उसमें फ्लॉक्स किसके बनते हैं, बताओ। एल्यूमिनियम फ्लॉक्स बन रहे हैं, देख रहे हो प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, ELOH होल रहा है इसका। और जो हाइड्रेटेड कॉपर एस है या क्लोराइड कॉपर एस है उसमें किसके फ्लॉक्स बनते हैं, इसमें आयरन फ्लॉक्स बनते हैं। क्या, आयरन फ्लॉक्स बनते हैं। लेकिन और आयरन फ्लक्स सस्ते भी होते हैं, फिर भी नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पीएच है वो हमारा ड्रिंकिंग वाटर के पीएच के साथ मैच नहीं करता है। इसका पीएच ड्रिंकिंग वाटर के पीएच के साथ मैच करता है एलम का, इसीलिए हम एलम को एज अ कोगुलेंट हमेशा यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। अब जब हमने कोगुलेशन बताया आपको तो क्या चीज बताई थी हमने कि कोगुलेशन में क्या करते हैं, फास्ट मिक्सिंग करते हैं। देखो होता क्या है, ऐसा होता है कि जैसे कि जो हमारा वाटर आया उसमें क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, ठीक है ना। तो अब उन सस्पेंडेड सॉलिड्स में कुछ चार्ज है, ठीक, कुछ चार्ज तो होगा उसमें। तो हमारा जो जेलेटिनस प्रेसिपिटेट है वो कैसे कंबाइन करेगा, वो तो चार्ज है। तो हमें कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, किस लिए, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ताकि पार्टिकल क्या करे, अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर जाए, उस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, जो कि मिनिमम। अब वो प्रोवाइड कैसे करते हैं, एजिटेशन करके प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो हमारा चैम्बर होता है उस चैम्बर में हम बहुत तेज एजिटेट कर देते हैं उसको। जैसे कि समझो ये कोगुलेशन चैम्बर है मान लो हमारा, ठीक है ना। तो इसमें हम फास्ट मिक्सिंग कर देते हैं। उस फास्ट मिक्सिंग करने से क्या होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, फास्ट मिक्सिंग है ना। और जब चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो हमारा प्रेसिपिटेट बना हुआ है वो प्रेसिपिटेट जाके उससे कंबाइन करेगा। अब यहाँ पे आपको फास्ट मिक्सिंग में एक चीज और पढ़ना है हमारा। अच्छा, जो मिक्सर यूज करते हैं हम, मिक्सर यूज करते हैं वो फ्लैश मिक्सर या मैकेनिकल मिक्सर यूज करते हैं। फ्लैश मिक्सर ये और मैकेनिकल मिक्सर, मैकेनिकल मिक्सर, ठीक। अब देखो, अब एक चीज आपको और पढ़ना है यहाँ पे कि टेम्पोरल मीन वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। मैं लिख देता हूं, जी से डिनोट करते हैं उसको। यह है टेम्पोरल
मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसकी यूनिट होती है पर सेकंड या पर मिनट, जैसे भी लिख सकते हो, पर यूनिट टाइम होती है, ठीक है ना। अब इसको समझो कि ये कहना क्या चाहता है कि होता क्या है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, इस पार्टिकल की वेलोसिटी v है, v1 है, इसकी है v2, इसके बीच में डिस्टेंस x है, ठीक। तो g जो होता है मेरा वो होता है v1 माइनस v2 अपॉन में x। यानी कि ये डिनोट क्या कर रहा है जी, कि मान लो एक सेकंड में, ठीक, ये जो दो पार्टिकल्स हैं वो कितनी बार कोलाइड कर जाएंगे, वो बताना चाहता है मुझे टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि g की वैल्यू 75 पर सेकंड है, यानी कि एक सेकंड में ये दोनों पार्टिकल्स 75 बार एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे, ठीक, ऐसा समझ लो। ये होता है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, g को निकालते कैसे हैं, सीधे फॉर्मूला याद रखो, g इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p अपॉन में म्यू v। g क्या है मेरा टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट है, p क्या है कितना पावर हम देंगे एजिटेट करने के लिए, म्यू हमारी क्या है विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी, और v क्या है वॉल्यूम इस चैम्बर का, ठीक, चैम्बर का वॉल्यूम है, और g की यूनिट क्या आ जाएगी पर सेकेंड, ठीक है ना। अब देखो फास्ट मिक्सिंग हम करते हैं, फास्ट मिक्सिंग करें इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या चाहेंगे कि बहुत बार, मतलब एक सेकंड में बहुत ज्यादा बार दो पार्टिकल्स एक दूसरे से आके कोलाइड करें, ताकि चार्ज न्यूट्रलाइजेशन बहुत जल्दी हो। और बताओ टर्ब्यूलेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा कि हमारा जो AlOH होल थ्राइस है, सॉरी, जो हमारी जेटेज प्रेसिपिटेट है AlOH होल थ्राइस का, वो और ज्यादा फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो एक रेंज दी गई है जी की, फास्ट मिक्सिंग या कोल्शन चैम्बर में जी की रेंज कितनी होती है 300 से 900 पर सेकंड। याद रखना, इसे याद रखना है, ठीक है ना, 300 टू 900 पर सेकंड, इसे भी स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। और ये जी निकालने का फॉर्मूला, ये तो मतलब रिपीटेडली काफी बार पूछा जा चुका है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, तो इसे भी याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पांचवी चीज पढ़ते हैं हम, फ्लोक्यूलेशन चैम्बर। फ्लोक्यूलेशन, अब देखो कोगुलेशन में हमने क्या किया कि हमने पार्टिकल्स को क्या कर दिया न्यूट्रलाइज कर लिया, ठीक, और वहां पे क्या हुआ कि हमारा स्टिकी जेलेटिनस प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। तो अब उसको सेडिमेंटेशन में भेज दे क्या, बताओ, नहीं भेज सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो जेलेटिनस प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कम होती है, ठीक है ना, और पार्टिकल से मिलने के बाद उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि अभी तक हमने चार्ज न्यूट्रलाइज कर लिया, ठीक, और हमने स्टिकी जेलेटिनस प्रेसिपिटेट फॉर्म कर दिया, तो उसको जब सेडिमेंटेशन चैम्बर में अगर हम भेज देंगे डायरेक्टली, पर हमें कुछ समय चाहिए ना, कि ताकि वो जो प्रेसिपिटेट हमने बनाया क्यों है, इसलिए बनाया है ताकि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब जाके उससे स्टिक कर जाएं, और उससे स्टिक कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स हमारा बड़ा हो जाएगा, यानी कि उसका डी डायमीटर बढ़ जाएगा, ठीक, और क्या हो जाएगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम चाहेंगे कि वो भी बढ़ जाए, ताकि वो पार्टिकल्स इजिली हमारा सेटल हो जाए। उसी के लिए आता है फ्लोक्यूलेशन चैम्बर। उसको हम स्लो मिक्सिंग का भी नाम देते हैं। जैसे कोगुलेशन में क्या था कि फास्ट मिक्सिंग कर देते हैं हम, चार्ज यूटिलाइज कर देते हैं, फ्लोक्यूलेशन चैम्बर को हम और क्या कहते हैं, स्लो मिक्सिंग, स्लो मिक्सिंग करते हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लो कि, अच्छा इसमें भी डिटेंशन पीरियड का बहुत बड़ा खेल है। अच्छा पिछले मैंने एक चीज नहीं बताया था कि इसमें डिटेंशन टाइम कितना होना चाहिए, डिटेंशन टाइम ये होता है 40 से 60 सेकंड, ठीक, यानी कि कोगुलेशन चैम्बर में जैसे जाता है 1 मिनट के अंदर उस चैम्बर से उस वाटर को हम बाहर निकाल लेते हैं, उस बैच ऑफ वाटर को बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो वही बताया ना कि डिटेंशन टाइम जितना कम होगा उतनी जल्दी हमें पानी ट्रीट होके मिलेगा, तो पूरा डिटेंशन टाइम का ही, पूरा खेल डिटेंशन टाइम का ही है, ठीक है ना। चलो अब फ्लोक्यूलेशन चैम्बर में क्या होता है, देखो स्लो मिक्सिंग होता है, बता दिया मैंने। स्लो मिक्सिंग क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अब हम उन पार्टिकल्स को जो न्यूट्रलाइज हुए हैं और जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है उसको हम टाइम देना चाहते हैं, ताकि वो जाके कंबाइन करे और डेंस और हैवी फ्लॉक्स बनाए हमारे, ताकि वो डेंस और हैवी फ्लॉक्स क्या हो जाए, सेटलिंग चैम्बर में जाके इजिली सेटल हो जाए। चलो अब डेंस और हैवी फ्लॉक्स कैसे बनेगा, देखो ये मान लो हमारे न्यूट्रलाइज पार्टिकल्स हैं, ठीक, और ये क्या है मेरा, ये स्टिकी जेलेटिनस प्रेसिपिटेट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि
अब हम फिर से चाहेंगे क्या कि ये पार्टिकल्स आके इससे स्टिक करे, कंबाइन करे, यानी कि इन दोनों के बीच में कोलिजन हो, ठीक। और हम इसको कुछ टाइम देंगे, इतने टाइम तक कोलिजन हो जाए ताकि हमें एक फ्लॉक मिल जाए। जो फ्लॉक का फॉर्मेशन होता है, रिक्वायर्ड क्या होता है, हम क्या चाहते हैं, हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो फ्लॉक्स हमारे फॉर्म हो वो पहला हैवी हो एंड डेंस हो। मतलब डेंस का मतलब तो हैवी हो गया ना, तो यानी कि क्या चाहेंगे हम कि लार्ज हो और डेंस हो। हैवी लार्ज डेंस फ्लॉक्स हमारे फॉर्म हो। अब ये कैसे फॉर्म होगा, अब जैसे मान लो जी और डी, डिटेंशन टाइम की बात करते हैं। अब इसमें जो जी और टी होता है कितना होता है समझो, फ्लोटेशन चैम्बर में जो हम जी लेते हैं, जी क्या हो गया, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो पार्टिकल कोलाइड करे, वो हम जनरली 75 पर सेकंड लेते हैं, ठीक है ना, 10 से 75 पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में लगभग 10 से 75 बार ही हमारे पार्टिकल्स कोलाइड करें, ठीक। और डिटेंशन टाइम जो देते हैं हम, वो अराउंड 30 मिनट्स का देते हैं, 30 मिनट्स का देते हैं, ठीक है ना। 30 मिनट्स बहुत ज्यादा हो गया, मतलब सेकंड की कंपेरिजन में तो ज्यादा ही है ना। तो अगर मान लो अगर हम ये करते हैं कि अगर हम जी को बढ़ा देते हैं बहुत ज्यादा और टी को, डिटेंशन टाइम को हम कम कर देते हैं, ठीक। अब जी बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, कि पार्टिकल्स हमारा बहुत बार कोलाइड कर रहा है, तो जो फ्लक्स फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, डेंसर फ्लक्स फॉर्म होंगे, ठीक। क्योंकि कोलिजन बहुत ज्यादा हमने कर दिया ना, पार्टिकल्स फॉर्म क्या होंगे, डेंस फॉर्म होंगे। और हमने डिटेंशन टाइम बहुत कम किया, तो जो पार्टिकल्स फॉर्म होंगे वो डेंस तो होंगे, पर क्या वो लार्ज हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि डिटेंशन टाइम ही बहुत ज्यादा कम है। तो इसमें पार्टिकल जो फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, डेंस एंड स्मॉल होंगे, एंड स्मॉल होंगे। अब मान लो हमने क्या किया कि जी की वैल्यू हमने कम कर दी, ठीक, बहुत ज्यादा कम कर दी, और डिटेंशन टाइम हमने काफी ज्यादा कर दिया। अगर जी की वैल्यू बहुत ज्यादा कर देते हैं हम, यानी कि कोलिजन हमने क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया और टाइम बहुत ज्यादा दे दिया। कोलिजन कम करने से पार्टिकल्स डेंस होंगे क्या, नहीं, लाइट पार्टिकल्स फॉर्म होंगे। पार्टिकल्स कैसे फॉर्म होंगे, लाइट। एंड डिटेंशन टाइम बहुत ज्यादा कर दिया तो पार्टिकल्स लार्ज फॉर्म होंगे, लार्ज। और हमें क्या चाहिए, डेंस एंड लार्ज चाहिए। हमें क्या चाहिए कि पार्टिकल हमारा डेंस होना चाहिए और लार्ज होना चाहिए। इसीलिए जो जी और dt के जो हम वैल्यू रखते हैं ना, वो एक रेंज में रखते हैं। उस रेंज को कहते हैं क्या, हम समझो, अगर कहीं लिखा हो g इंटू डी टी, ये क्या हो गया मेरा, ये एक यूनिटलेस पैरामीटर है, क्योंकि g क्या हो गया मेरा, पर सेकंड हो गया। मान लो डिटेंशन टाइम जो हो गया मेरा वो सेकंड में अगर हम लिखते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन अपॉर्चुनिटी। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन अपॉर्चुनिटी। मतलब कि इतनी बार हमारे पार्टिकल्स को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो डेंस एंड लार्ज फॉर्म हो जाए, कॉन्जुगेशन अपॉर्चुनिटी। यानी कि जी और डी टी क्या होना चाहिए, एक रेंज में होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पार्टिकल्स क्या हो बताओ, डेंस हो और लार्ज फॉर्म हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब फ्लोकुलेशन चैम्बर में आपको एक चीज और पढ़ना है, इसको समझो। जैसे मान लो ये मेरा फ्लोकुलेशन चैम्बर है, ठीक है ना। उसमें हम क्या करते हैं कि हम मिक्सिंग करते हैं, किस तरीके से, स्लोली स्लोली मिक्स करते रहते हैं। ये कुछ इस तरीके का वाटर आता है, तो यहाँ पे मिक्सिंग हो रही होती है, ठीक है ना। ये पैडल्स है मेरे, और ये शाफ्ट है, ठीक। ये शाफ्ट धीरे धीरे घूमता रहता है, कुछ एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस एन आरपीएम से घूम रहा है, ठीक। ये मेरा पैडल है। ये पैडल के सेंटर से लेके शाफ्ट के सेंटर तक की डिस्टेंस मान लो हमारी आर है, ठीक। चलो, तो इसमें हमसे जनरली क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कितना पावर रिक्वायर्ड होगा इस शाफ्ट को घुमाने के लिए। तो पावर required to rotate the shaft, to rotate the shaft। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना आप लोग, पावर रिक्वायर्ड इज हाफ सी डी रो डब्ल्यू एपी। एपी मतलब प्रोजेक्टेड एरिया, जनरली क्वेश्चन में दिया होगा कि यानी कि इस पेडल का प्रोजेक्टेड एरिया कितना है उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द पेडल इनटू वी आर का क्यूब। अब ये वी आर क्या है, आपको ये समझाता हूं मैं, रुक जाओ। ये क्या है, पावर रिक्वायर्ड टू रोटेट द शाफ्ट। और ये सी डी क्या है, सी डी की एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा ड्राइव कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू हमेशा 1.8 लेंगे आप। रो डब्ल्यू तो डेंसिटी हो गया। अब एपी प्रोजेक्टेड एरिया जो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। अब वी आर कैसे निकलेगा ये समझो। वी आर जो निकलता है हमारा वो होता है
0.75 टाइम्स ऑफ वीपी। अब आप पूछो वीपी क्या है? वीपी है मेरा एवरेज वेलोसिटी ऑफ पेडल, यानी कि पेडल की एक एवरेज वेलोसिटी कितनी है। क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी ऑफ पेडल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पेडल। वो कैसे निकलेगा मेरा? वीपी कैसे निकलेगा? ओमेगा इंटू आर। ओमेगा हमें दिया रहेगा, ठीक है ना, कि एंगुलर उसका रोटेशन क्या है, और आर कितना है? आर हमने बताया ना कि ये चीज आर है मेरा, ठीक। अब ओमेगा कैसे निकलेगा? एंगुलर वेलोसिटी किससे निकलेगा? 2 पाई n/में 60। एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, एन हमें मेंशन किया क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप बीपी निकाल लोगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पेडल, वहां से वी निकाल लोगे और इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, तो वो क्या निकल जाएगा? पावर रिक्वायर्ड टू रोटेट ईच शाफ्ट, ठीक है ना, एक शाफ्ट के लिए। अब जैसे मान लो कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि ये बोल देता है कि दो शाफ्ट हैं, एक फ्लोकुलेशन चैम्बर है जहां पे शाफ्ट दो है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पावर रिक्वायर्ड टू रोटेट ईच शाफ्ट अगर बोलता है कि हर एक शाफ्ट को निकालने के लिए पावर रिक्वायर्ड क्या होगा, तो ऐसे निकाल दोगे। अब बोलता है कि बस बोलता है पावर रिक्वायर्ड कितना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, यानी कि दोनों शाफ्ट को निकालने के लिए पावर निकालोगे, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। अच्छा, कभी कभार क्या है कि, चलो इसको मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कि ये दिया है, एक फ्लोकुलेशन चैम्बर दिया हुआ है, उसमें क्या है, ये एक शाफ्ट है मेरा, ठीक, ये दूसरा शाफ्ट है, ये क्या है? तीसरा शाफ्ट है। इसके लिए पावर रिक्वायर्ड P1 निकाला, इसके लिए P2 निकाला, इसके लिए P3 निकाला, तो टोटल पावर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? पावर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा मेरा? P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है ना। चलो, अब एक टर्म और है, उसको भी याद रखना थोड़ा सा, कि टेपर्ड फ्लोक्यूलेशन क्या होता है? क्या होता है? टेपर्ड फ्लोक्यूलेशन क्या होता है? चलो, जैसे मान लो कि ये मेरा फ्लोक्यूलेशन चैम्बर है, ठीक है ना। टेपर्ड फ्लोक्यूलेशन में ये करते हैं कि जो इस हम शाफ्ट को रोटेट करते हैं, जैसे मान लो ये शाफ्ट है, इसको N1 से रोटेट कर रहे हैं, इसको N2 से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे फ्लो हो रहा है, फ्लो के डायरेक्शन में जो होता है, वो हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को रिड्यूस करते रहते हैं, उसको कहते हैं टेपर्ड फ्लोक्यूलेशन। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ऐसा पाया गया कि टेपर्ड फ्लोक्यूलेशन करते वक्त हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है ना। जैसे मान लो N1 हम ले लेंगे 70 आरपीएम, N2 ले लिए 60 आरपीएम, तो ये क्या हो गया? टेपर्ड फ्लोक्यूलेशन हो गया। इसके लिए पावर रिक्वायर्ड क्या अलग से P1 निकालेंगे, इसके लिए P2 निकालेंगे, और टोटल पावर क्या हो जाएगा मेरा? P1 प्लस P2, ठीक। फ्लोक्यूलेशन समझ में आ गया पूरा? ये याद रखना आप लोग कि जी और डी टी का रेंज क्या होता है। अब समझो, आपको एक चीज बताया था मैंने कि अगर मान लो कि नोट, हम कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन तीनों एक ही यूनिट में करते हैं, उसको हम कहते हैं क्लेरी फ्लोक्यूलेटर, ठीक। अगर हम कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन एक ही यूनिट में कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको बोलते हैं हम क्लेरी फ्लोक्यूलेटर, ठीक। अब जैसे मान लो कि कभी कभी क्या कि ऐसा बोल दे कि हमने कोगुलेशन क्यों करते, पहले समझो, बताया ना अभी, क्योंकि अगर मान लो कि अगर हमारे जो सस्पेंडेड सॉलिड्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा फाइन हो, तो हम क्या चाहते हैं कि वो बड़े हो जाएं ताकि उनका सेडिमेंटेशन इजीली हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। तो यानी कि जब भी सेडिमेंटेशन फॉलो करेगा कोगुलेशन को, कोगुलेशन के बाद सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो क्या कहते हैं उसको? कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। अब जैसे मान लो कि किसी सोर्स से हमने ऐसे पानी लिया जहां पे क्या हुआ कि जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स थे उनका साइज पहले ऑलरेडी बड़ा था, ठीक है ना, जो हमारा डिजायर्ड एफिशिएंसी हमें वो मिल रहा था, तो इस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में कोगुलेशन करने की नीड नहीं है, तो वहां पे हम बस प्लेन सेडिमेंटेशन ही कर देंगे। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन वाले स्टेप को हम क्या करेंगे? रिमूव कर सकते हैं, बिना उसके भी आगे बढ़ सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। छठवां क्या है? छठवां फिल्टरेशन, ठीक है ना। चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर फिल्ट्रेशन शुरू करते हैं।